हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय का जो फाइनल एग्जाम है वो अब 23 फरवरी 2022 को होने वाली है। दोस्तों, आपके 23 फरवरी संस्कृत परीक्षा में आने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के आधार पर दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले संस्कृत विषय की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है। इससे दोस्तों आप इस मेरे वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहिएगा और इसमें दिए गए कुल जितने भी प्रश्न हैं उनको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। इससे दोस्तों आप ये पता कर पाइए कि आपने इन 80 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों का आपने सही आंसर दे पाया है। तो बिना देर के दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है पहला प्रश्न में, स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। आप दोस्तों क्वेश्चन को पढ़कर इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों बोला है कि स्वामी दयानंद ने किस प्रचार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों बिना देर के मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि स्वामी दयानंद ने अपना जो पूरा जीवन था वो दोस्तों समर्पित कर दिया था वैदिक धर्म को लेकर। अर्थात तो उन्होंने वैदिक धर्म के माध्यम से ही दोस्तों क्या किया था, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था और लोगों को वैदिक धर्म के आधार पर ही आगे बढ़ने का प्रेरणा और उनको सद्मार्ग की ओर लेकर जाने की दोस्तों एक नई सीख और एक नया उन्होंने मार्ग दिखाया था। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। दूसरा प्रश्न आ गया है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है सारे सारे आपके संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत बुक से। ठीक है, तो आप अगर बुक पढ़ने से पढ़ लेते हैं, किताब अगर पढ़ने से पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे वीडियो में दिए गया कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन आए हैं कुछ इस प्रकार से। आप लोग बताइए दोस्तों कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर बोला है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों भारत महिमा था, भारत महिमा का मतलब कि भारत महिमा, और भारत की महिमा जो है दोस्तों उसमें बखान किसका किया जाएगा, भारत की किया जाएगा। इसलिए आपके दो का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भारत। ठीक है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न तीसरे पर। तो तीसरा जो प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से बोला है यहाँ पर कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। दोस्तों बताना है उस ग्रंथ का नाम। तो जल्दी से दोस्तों बिना देर किए आप ऑप्शन को देखकर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके तीसरा का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। मैं दोस्तों बिना देर किए आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मंदाकिनी वर्णम जो आपका ग्रंथ है दोस्तों वो लिया गया है रामायण ग्रंथ से। क्योंकि दोस्तों रामायण ग्रंथ में ही आपके रामचंद्र भगवान का और सीता माता का और लक्ष्मण भगवान का दोस्तों क्या है वर्णन किया गया है। जब रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण भगवान और माता सीता माता जब चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं और वहां पर मंदाकिनी नदी को देखते हैं, तब दोस्तों जो रामचंद्र जी है वो माता सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए उनको अनेक प्रकार के दोस्तों क्या करते हैं, मंदाकिनी का वर्णन करते हैं और माँ सीता को बताते हैं। इसलिए जो ग्रंथ होगा दोस्तों वो होगा रामायण। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा मत और रामायण को हमेशा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्या करते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला है पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पाटना का कौन सा नाम है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को पढ़कर आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो दोस्तों आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र और पटना, इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। पाटल पुष्प पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो मैं दोस्तों आप लोग बता दूं कि पाटल पुष्प एक बहुत ही दोस्तों खूबसूरत पुष्प है और पाटल पुष्प के आधार पर ही आपके पटना का जो प्राचीन नाम था वो रखा गया था दोस्तों पाटलिपुत्र। इसलिए आपका चौथा का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पाटलिपुत्र। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोला है 5वें नंबर पर कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि संस्कृत की किताब का जो दिया गया जो पाठ है उन पाठों को बढ़िया से दोस्तों आप लोग पढ़ना होगा। अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। इस आपके किताब से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखा देता हूं। तो इन चार ऑप्शन में से बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि याज्ञवल्क्य ने जो आत्म तत्व की जो शिक्षा दी थी दोस्तों वो दिया था दोस्तों मैत्रेयी को। इसलिए 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न 6 पर। 6 प्रश्न में बोला है दोस्तों कि विदुर नीति के अनुसार पुरुषों को दीप्तिमान बनाने वाले गुणों की संख्या कितनी है। दीप्तिमान मतलब जो पुरुष है वो दोस्तों क्या बनते हैं, महापुरुष। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पुरुष जो अन्य पुरुषों से अलग होते हैं, मतलब उनके काफी गुण होते हैं, काफी उनके दोस्तों व्यवहार होते हैं, काफी दोस्तों महान होते हैं। तो वैसे कौन से गुण है जिनके गुण आधार पर क्या कर हो सकते हैं, वो दीप्तमान हो सकते हैं। तो उन गुणों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो आप जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। विदुर नीति के अनुसार दोस्तों पुरुषों को दीप्तमान बनाने के लिए कुल 8 गुण
होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7 नंबर में। 7 नंबर बोला गया है बिना विचारे किए गए कार्य को करने तथा उसके परिणाम को बताने वाला ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से देखने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि आपके जो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो 7वां का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों अपरिचित कार्यक्रम। अपरिचित कार्यक्रम ग्रंथ में दोस्तों बताया गया है कि बिना विचारे किए गए कार्य को करने से तथा उसका परिणाम दोस्तों क्या मिल सकता है। ठीक है, तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न दोस्तों बताया गया है कि सत्य के मुख पर पर्दा हटाने की रचना किससे की गई है। तो आपके ऑप्शन सामने दिख रहे होंगे, तो जल्दी से प्रयास कीजिए दोस्तों कि आपका 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। बोला दोस्तों 8वां प्रश्न में कि सत्य के मुख पर से पर्दा हटाने की याचना किससे। याचना का मतलब होता है दोस्तों आग्रह। ठीक है, तो आप लोग जल्दी बताने प्रयास कीजिए कि ये जो आग्रह है वो किससे की गई है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से दोस्तों सेलेक्ट कीजिए और बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो बिना देरी के दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पूषण से की गई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है 9 नंबर पर बोला गया है नीति श्लोका पाठ पे परम श्रेय किसे कहा गया है। दोस्तों आपके संस्कृत चैप्टर में एक पाठ है, उसका नाम है नीति श्लोका, और नीति श्लोका पाठ में बताया गया है कि परम श्रेय कौन है। तो जो परम श्रेय दोस्तों कौन है उस पाठ में आप लोग बताया गया है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि 9 का सही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 9 का जो राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं बिना देर किए कि 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म। यानी कि धर्म को ही नीति श्लोका ने क्या किया है, परम श्रेय दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दोस्तों वो 10 नंबर है। तो 10 नंबर देखेंगे क्या है, भवंत महाविवाह नमस्कुरामी किसका कथन है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो कथन कहा गया है वो किसने कहा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोग किताब बढ़िया से पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि किस पार्ट से लिया गया है, और जिस पार्ट से लिया गया होगा उसमें आप लोगों को याद आता होगा कि उसमें जो भी आपके पात्र आए हुए हैं उसमें से कोई ना कोई पात्र इस शब्द का यूज किया होगा। तो आप लोग जल्दी बताइए दोस्तों कि भवंत महाविवाह और नमस्कुरामी इस शब्द का जो उपयोग है वो किसने किया है इन चारों में से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, ये कौन ने क्या किया था बताने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न बोला है विनय को कौन मारता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि विनय कौन मारता है। आपके सामने ऑप्शन 4 के दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि 11 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, आकृति क्या करता है, विनय को मारता है, इसलिए 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम लोग 12वें प्रश्न पर। जो 12 प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर बताया गया है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों अगर आपको किताब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी जितना प्रश्न चल रहा है सब दोस्तों आपकी किताब का ही प्रश्न चल रहा है, गद्य का प्रश्न चल रहा है, पद का प्रश्न चल रहा है, दोनों मिलाकर मतलब आपके संस्कृत बुक से ही टोटल प्रश्न इसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 50 प्रश्न दोस्तों आपके संस्कृत बुक से हैं और 30 प्रश्न आपके व्याकरण से हैं, और वो भी आपके बुक से ही है, बुक से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही दोस्तों आपके जो भी आपके मॉडल फेशियल क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं 2022 में, आपके मैट्रिक बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को बताया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, आपके सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग बताइए जल्दी से दोस्तों कि 12 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था आपका मूल शंकर, इस मूल शंकर को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 13वें प्रश्न पर। जो 13 प्रश्न दोस्तों इसमें देखिएगा आप लोग, बोला है कि विजय भाटिका किसकी पत्नी थी। ठीक है, तो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। तो दोस्तों चारों में से जो राइट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। विजय भाटिका किसकी पत्नी थी, जल्दी से बताइए दोस्तों कि जो विजय भाटिका थी वो किसकी पत्नी थी। दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि विजय भाटिका की जो पत्नी थी वो थी दोस्तों चंद्रादित्य, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। चंद्रादित्य क्या थी, उनकी पत्नी थी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर जो प्रश्न दोस्तों उसको आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न बोला है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो राम प्रवेश नाम का कोई लड़का था दोस्तों जो करमवीर था, और उनके परिवार में टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे आप लोगों को बताना है। दोस्तों आपको पार्ट में बताया गया होगा क्या कहना बड़ी राम प्रवेश के जो परिवार था उसमें कुल सदस्य कितने थे। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि जो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उनके परिवार में टोटल सदस्यों
जो संख्या थी वो था आपका दोस्तों 4, इसीलिए हम लोग 4 को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 15 में बोला गया है आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। जल्दी से दोस्तों बताने प्रयास कीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं और इन ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन होगा जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और सिलेक्ट करिए दोस्तों हमको बताने से पहले कि आपने कितने क्वेश्चन को दोस्तों आपने अभी तक सोल्व कर पाया है। 15 का दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को जल्द से कि जो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, पंडिता छामाराव ही दोस्तों आपके आधुनिक मतलब आज के समय की जो थी वह संस्कृत कवित्री थी, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ही क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 16 पर। अगला प्रश्न जो 16 है उसमें बोला गया है उद्योगिनाम पुरुष सिंह मुपेती लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। तो दोस्तों पाठ आपके सामने 4 है और चारों ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए और पढ़ लीजिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। जल्दी से दोस्तों बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपके 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, करमवीर कथा। जी हाँ दोस्तों, करमवीर कथा ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो कथन है दोस्तों वो करमवीर पाठ से ही क्या है, लिया गया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 17 प्रश्न। 17 प्रश्न बोला है सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा जो सुलभा का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में है। 4 ग्रंथ आपके सामने दिख रहे होंगे, जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि सुलभा का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ पे। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आप लोगों को बताता हूं कि 17 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में ही सुलभा का वर्णन किया गया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि महाभारत को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 18 प्रश्न पर। 18 प्रश्न बोला है पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता ग्रंथ किस दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वो सामने दिख रहे होंगे, तो आप लोग बताइए कि जल्दी 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो 18 का जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों 19 नंबर में वो बोला गया है 19 नंबर में ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। तो दोस्तों ये भी आपका बहुत ही संस्कृत साहित्य चैप्टर से दोस्तों ये क्वेश्चन उठा हुआ है। जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि जो ऋग्वेद है आपका, जो हमारे चारों वेदों में जो महत्वपूर्ण सबसे पुराना जो सनातन वेद है ऋग्वेद, इन ऋग्वेद में महिला जो ऋषिका है उनका कुल कितना वर्णन है। तो आपको दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, तो जल्दी से प्रयास कीजिएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए और बताइए कि 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 24 ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, इसलिए 24 को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दोस्तों उसको देखने प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है कि ईर्ष्या यानी कि जलन और असहिष्णुता मतलब जिसमें असंतुष्टता हो, संतुष्टता बिल्कुल भी नहीं हो, यह किसको उत्पन्न करती है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख जा रहे होंगे, तो जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है। तो बिना देर के दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को 20 नंबर का सही आंसर। देखिए दोस्तों सही आंसर होगा अशांति। जहां पर ईर्ष्या और असहिष्णुता रहेगा वहां पर दोस्तों बिल्कुल भी शांति, सुख, समृद्धि और प्रेम नहीं रहेगी। वहां दोस्तों केवल अशांति, कलह, कष्ट, दुखी और झगड़ा ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं 20 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगला नंबर 21 नंबर पर। 21 नंबर बोला गया है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उदित है। तो दोस्तों व्याघ्रपति कथा जो आप पढ़ते होंगे तो उसके हेडिंग में दोस्तों बताया गया है कि जो कथा है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो जल्दी से आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि व्याघ्रपति जो कथा है वो दोस्तों आपका लिया गया है हितोपदेश ग्रंथ से, इसलिए 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं हितोपदेश। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 22 प्रश्न पर। 22 प्रश्न दोस्तों आप लोग देखने प्रयास कीजिएगा। 22 प्रश्न बोला गया है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। जल्दी से दोस्तों बताने प्रयास कीजिएगा। ये आपके 2 पार्ट के से ही क्वेश्चन लिया गया है, पटना जो चैप्टर है उसी से दोस्तों क्या किया है क्वेश्चन आपका लिया गया है। जल्दी बताने प्रयास कीजिएगा कि राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो कौन सा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो है दोस्तों आपका काव्यमीमांसा, इसलिए 22 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 23 नंबर उसको देखने प्रयास कीजिएगा। 23 नंबर बोला है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए और जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो जल्दी दोस्तों बताने प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्यवादी जो पुरुष होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न बोला गया है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। इसका जो इतिहास दोस्तों कितना वर्ष पुराना है आपके 2 चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कितना बार दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है आपके मैट्रिक बोर्ड में, इसलिए दोस्तों मैंने इस प्रश्न को इसमें डालना बहुत ही उचित समझा है। इसलिए आप जल्दी
जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि पटना का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों 2500 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष क्या है इतिहास पुराना है पटना का। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या करते हैं हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में बोला है भारत महिमा पाठ का द्वितीय का श्लोक किस ग्रंथ से उद्धत है। भारत महिमा पाठ में जो आपके श्लोक आए वो अलग अलग ग्रंथ से आए हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग ग्रंथ से आए हैं तो उन ग्रंथों का नाम दिया होगा। तो जो द्वितीय जो श्लोक है दोस्तों वो किस ग्रंथ से है वही आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ग्रंथ आपको दिख रहे होंगे। तो जल्दी से दोस्तों बताने प्रयास कीजिएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो फिर से देख लीजिए और बताइए कि आपका जो द्वितीय श्लोक है भारत महिमा का उस कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि आपके 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागवत पुराण से। आपके भारत महिमा का ऑप्शन नंबर बी है भागवत पुराण, वही क्या होगा सही होगा। अब चलते हैं हम लोग 26 प्रश्न पर। 26 प्रश्न में बोला गया है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि जो कौमुदी महोत्सव है वो किस ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, जल्दी से प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या किया जाता है दोस्तों कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव का मतलब होता है पर्व या फिर त्योहार। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों बोला गया है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई। तो दोस्तों स्वामी दयानंद से संबंधित एक चैप्टर भी आपकी किताब में, उस चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको स्वामी दयानंद से संबंधित कुल जितने भी आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उन सबको दे पाने में सक्षम हो पाइएगा। तो आपके ऑप्शन दोस्तों सामने दिख रहे होंगे चारों। तो आप बताइए कि जो चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत से क्या किए थे उन्होंने शुरुआत किया था। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न 28 नंबर में बताया गया है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो जल्दी दोस्तों आप लोग बताइए प्रयास कीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं चारों। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अपना ऑप्शन। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं और बताइए कि सारा संसार अपने परिवार के समान है वो किसके लिए है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि जो सारा संसार अपने परिवार के लिए वो दोस्तों उदार चरित्र वालों के लिए है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। पुंसवन संस्कार कब होता है। आपके सामने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसके ऑप्शन भी आपके सामने है। तो जल्दी से दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके 29 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पुंसवन संस्कार जब होता है वो होता है दोस्तों गर्भ धारण के 3 महीने बाद। यानी जब कोई विवाहित नारी मां बनने वाली होती है और वो जब गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ धारण के 3 महीने बाद दोस्तों एक संस्कार होता है जिसे हम लोग पुंसवन संस्कार के नाम से जानते हैं। इसी संस्कार में क्या होता है दोस्तों कि बच्चा का लिंग निर्धारण होता है और बच्चा का जो दोस्तों जो प्रक्रिया है वो होना ही शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोग इसको संस्कार को कब मनाते हैं जन्म के पहले, यानी जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उसी समय संस्कार को मना लिया जाता है। इसलिए आपका 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न बोला गया है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। दोस्तों बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सीख देने वाला ये चैप्टर है और आप लोग को ये पता ही होगा दोस्तों कि अलस कथा पाठ का जो रचनाकार वो कौन है। तो जल्दी दोस्तों आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा। बहुत ही जाने माने और विख्यात कवि हैं जिन्होंने अलस कथा पाठ की रचना किया है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो कवि वो कौन थे। दोस्तों जी है दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही बताया, ये जो कवि है वो है दोस्तों विद्यापति। तो हम लोग क्या करते हैं 30 का ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा, तो विद्यापति, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बोला गया है मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो दोस्तों जल्दी से प्रेस कीजिएगा कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 नदी दिया जा रहा है और जल्दी से बताइए कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा कौन होगा। तो मैं दोस्तों आप लोग बता दूं कि 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यमुना, ठीक है। तो यमुना नदी का किया गया है वर्णन किया गया है, इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से बोला गया है यहाँ पर कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताने प्रयास कीजिए कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बिना देर किए बताने का प्रयास करता हूँ कि 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दयानंद, ठीक है। तो दयानंद क्या थे दोस्तों, आर्य समाज संस्था के संस्थापक थे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों बोला गया है अशांति रूपी सागर के किनारे
किनारे कौन है? तो जल्दी से दोस्तों बताने प्रयास कीजिएगा कि अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि जो इस 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका संसार। ठीक है, जो संसार है वही क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, यानी जो संसार है वह अशांति रूपी सागर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न बोला गया है शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा जो शास्त्र वो किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं और जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों जो शास्त्र होते हैं वो कर्तव्य और कर्तव्य का जो बोध कराते हैं वो कराते हैं दोस्तों मूर्ख लोग का, यानी जो लोग मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिनके पास बिल्कुल ज्ञान क्षीण होता है, वही दोस्तों क्या करते हैं, कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराते हैं शास्त्र। तो हम लोग क्या करते हैं कि 34 नंबर का जो राइट आंसर है उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न बोला गया है किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आपका ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं चारों, और इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा उसको आप लोग सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन को फिर से दिखा दे रहा हूँ और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और जल्दी से बताइए कि आपके 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपका 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों राजा, यानी राजा का जो धन होता है वो सांप के जीभ के समान चंचल होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 36 पर। 36वां प्रश्न में बोला गया है कि अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि जो अर्थवेद है उसमें कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो उन चारों ऑप्शन में से जल्दी से प्रयास कीजिए कि आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि पंच। पंच कहने का मतलब 5। तो हम लोग 5 को क्या करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 37 पर। तो 37 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 37वां प्रश्न में बोला गया है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। इसलिए हम लोग 37 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 38 नंबर में बताया गया है दोस्तों कि क्रमशः दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्रमशः दानवीरता अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि क्रमशः दानवीरता जो पाठ के लेखक है वो कौन है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जल्दी से अगर आप लोग बताइए कि आपके जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कर पाने में सक्षम हो पाइएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि आपका जो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भास ने किया था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भास को सेलेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 39 पर। 39वां प्रश्न बोला गया है न दातव्यम या किसने कहा? दोस्तों जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और जल्दी से बताने प्रयास कीजिए कि 39 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग को कि 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल ने बोला था ना दातव्यम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। 40 नंबर प्रश्न में बोला गया है रघुवंश काव्य की रचना किसने की? दोस्तों जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि आपके 40 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। ठीक है, रघुवंश काव्य की रचना जो है वो किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा आप जल्दी से सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा 40 नंबर का। तो मैं बता दूं दोस्तों आपका जो 40 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 41वां प्रश्न पर। 41वां प्रश्न बोला गया है उद्यमी की सहायता कौन करते हैं? उद्यमी मतलब जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं उद्यमी। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपके चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि उद्यमी की सहायता कौन करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों देवता, यानी कि ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग मेहनती होते हैं उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। इसलिए 41 का जो राइट ऑप्शन होगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि देवता। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न। 42वां प्रश्न बोला गया है मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ? तो जल्दी से दोस्तों आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, आपके चार ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग सेलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर चार ऑप्शन देखकर पता प्रयास कीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो मैं दोस्तों आप लोग बता दूं कि जब बहन की मृत्यु हो चुकी थी तब उसी समय उन्होंने क्या किया था, वैराग्य भाव की भावना को उत्पन्न किया था, अर्थात धारण किया था। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न 43 पर। 43वां प्रश्न बोला गया है व्याघ्रपति कथा पाठ में कौन से शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताने प्रयास कीजिए कि आपके 43 का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता देता हूं कि 43 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पथी के लिए किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
पति को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है दोस्तों 44 नंबर, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों सारा का सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न दोस्तों आप लोग नहीं छोड़िएगा, सारा प्रश्न दोस्तों आप लोग उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जो आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन के लिए काफी दोस्तों मैच भी कर सकता है। इसलिए इनमें से कोई प्रश्न आप लोग दोस्तों मिस नहीं कीजिएगा। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दिखाने का प्रयास करता हूँ। 44 नंबर दोस्तों बोला गया है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं और जल्दी से बताइए कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं हो पाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो मनुष्य का जो गुण होता है वो उनके शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंसान का हर चीज नष्ट हो जाएगा पर उसका जो गुण है, उसका जो चरित्र, उसकी जो सदाचारता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग 44 नंबर का जो राइट आंसर है वो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बोला गया है यहाँ पर कि लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब संपत्ति, धन दौलत, यही सब, ठीक है, वो किसे प्राप्त होती है। तो जल्दी से बताएं प्रश्न दिया कि जो संपत्ति होती है वो किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग जल्दी से बताएं प्रश्न कीजिएगा कि जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उद्यमी को। उद्यमी करने का मतलब मेहनती को। क्यों दोस्तों, जो इंसान मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, जो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, काफी दोस्तों लेबोरियस करेगा, उसे दोस्तों क्या होगी, संपत्ति प्राप्ति होगी, ना कि आलसी और ना कि साधु और ना ही धर्मात्मा को, ठीक है। मतलब आप धर्मात्मा भी रहिए, साधु भी रहिए और मेहनत ना कीजिए तो आपको बिल्कुल भी संपत्ति नहीं मिल सकती है। आपको संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए आपको परिश्रम करना आवश्यक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि इसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताने प्रयास कीजिए कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। वो चार ऑप्शन में से जल्दी से आप लोग बताने प्रयास कीजिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्त्री की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि महाभारत में जो द्रौपदी थी स्त्री, उनकी भी रक्षा किसने किया था दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने किया था। कि किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं किया था। जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उसमें उनकी रक्षा किसने किया था, भगवान कृष्ण ने किया था। उन्हें अपना भाई के रूप में क्या करती थी, द्रौपदी मानती थी। इसलिए धन और संतान के अलावा सबसे पहले और किसी की रक्षा करनी चाहिए विशेष रूप से, तो वो है दोस्तों स्त्री। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 46 का ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न पर। 47 नंबर प्रश्न में दोस्तों बोला गया है अपागा का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। और आपके ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं और दोस्तों आप लोग बताइए कि इनके चारों ऑप्शन में से कौन सा 47 नंबर का राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को अपागा का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों नदी। इसलिए 47 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न 48 पर। 48वां प्रश्न दोस्तों बोला गया है कि कंपराने की रानी का क्या नाम था, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और जल्दी से बताइए कि कंपराने की रानी का नाम क्या था। तो दोस्तों 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में जो नाम है दोस्तों वो है गंगा देवी। तो गंगा देवी को क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न 49 नंबर पर। 49 नंबर दोस्तों बोला गया है किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़कर आपका जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं बिना देर किए कि 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो किसान संस्कार है वही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। किसान संस्कार में दोस्तों मुख्य कर्म क्या होता है, गोदान होता है। इसलिए हम लोग सी नंबर को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं आपका जो किताब से संबंधित जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, ठीक है। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 50 नंबर के बाद जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब आपकी किताब के ही आएंगे, लेकिन आपके व्याकरण से संबंधित आएंगे। आपके किताब के अंदर से गद और पद से पूछा गया जो क्वेश्चन था दोस्तों 50 हिट होता है। और इन 50 में जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आप देख ही सकते हैं को क्या है। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आचार्य चरक की रचना कौन सी है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन प्रेजेंट किए गए हैं, आप जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आचार्य चरक की जो रचना थी वो कौन थी। तो चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा जल्दी से आप लोग सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। मैं बता दूं आप सभी को जो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग व्याकरण पद का
जो 51वां नंबर जो प्रश्न है व्याकरण से शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 51वां प्रश्न पर क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए, बोला गया है विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इसको बताने का प्रयास कीजिएगा कि विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आ और अ वर्णों की क्या हुई है, संधि हुई है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 52 पर। 52 नंबर में बोला गया है वैदिकम च तथा युगम का समस्त पद क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं चारों, और इन ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन होगा आप लोग सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए और बताइए कि 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वैदिक युगम। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 53 नंबर में बोला गया है ससार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग जल्दी से बताएं, प्रेस कीजिएगा कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा। ये जो दोस्तों विग्रह जो पूछा गया होगा किताब के अंदर से ही पूछा गया, किताब का ही दोस्तों व्याकरण प्रश्न है, इसलिए जल्दी से आप लोग बताएं, प्रेस कीजिएगा ससार्थ कुशला का जो विग्रह होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ससार्थ कुशला, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 54वां प्रश्न दोस्तों बोला गया है कि अनागाम विकारा सूत्र का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए और क्वेश्चन को देखकर ध्यान से आप लोग को 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है उसको आप लोग सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूं और आप लोग बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि आपके 54 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सपृष्ठीय कुब्जा अस्थि। यही दोस्तों क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न पर। 55वां प्रश्न बोला गया है संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा, यानी जब आप संस्कृत साहित्य का विग्रह कीजिएगा, इसके समास विग्रह कीजिएगा तो कुछ किस प्रकार से टूटेगा। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा कि संस्कृत साहित्य का जो विग्रह होगा वो क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं और बताइए कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आपके प्रश्न 55 का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृत साहित्य, यानी संस्कृत में साहित्य। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हम लोग अगले नंबर प्रश्न 56 नंबर पर। तो 56वां प्रश्न बोला गया है किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है दोस्तों आपके संधि में, ना कि समास में, ना कि संयोग में, ना कि संवर्ण में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न 57 नंबर पर। 57 नंबर में बोला गया है कि दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन दोस्तों आपसे मिस ना हो पाए, आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, आप लोग उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग सोल्व कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो इन क्वेश्चन को आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा मैं आप लोग बताने का प्रयास करता हूँ कि 57 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हम लोग 58 नंबर प्रश्न पर। 58वां प्रश्न बोला गया है कि समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने समास पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि कौन सा समास है जिनके सभी पद ही प्रधान होते हैं। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उन चार ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग जल्दी से बताएं, प्रेस कीजिएगा कि राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो मैं आप लोग बता दूं कि आपका 58 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, अब यही भाव जो समास है उनके सभी पद प्रधान होते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगला जो आपका प्रश्न है 59 नंबर। तो 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शाखा किस शब्द का रूप है। आपके सामने चार ऑप्शन प्रेजेंट कर चुके हैं, आप बताइए कि आपका जो राइट आंसर होगा चारों में से वो कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि जो शाखा का जो शब्द रूप है वो है दोस्तों सखी, यानी सखी शब्द का जो रूप है दोस्तों वो है आपका सखा, इसलिए 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 60 पर। 60 नंबर में बोला गया है संस्कृत में कितने कारक हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताने का प्रयास कीजिए कि संस्कृत में कितने कारक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको होशो हवास में पूछ रहा है कि संस्कृत में कितने कारक है। कितने बच्चे दोस्तों क्या करते हैं कि गलती करते हैं और बताते हैं कि संस्कृत में टोटल जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं दोस्तों, जो कि आपका गलत होता है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो संस्कृत में जो कारक होते हैं वो 8 नहीं बल्कि 6 होते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर
कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 61 नंबर पर। 61 नंबर प्रश्न बोला है नगरे प्लस अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से बताएं, प्रेस कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि आपके 61 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगरे प्लस अस्मिन में जब इनका संधि कीजिएगा तो जो नया आपका जो संधि आएगा दोस्तों वो होगा नगरे अस्मिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 62 पर। 62 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक वो कौन है, तो आपके सामने दो ठो और दिखाता हूं ऑप्शन, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो जल्दी से बताने प्रेस कीजिएगा दोस्तों कि इनके चारों ऑप्शन में से आपके कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं बता दूं दोस्तों कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे दोस्तों आपके महर्षि पतंजलि, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यही क्या थे दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 नंबर प्रश्न में बोला गया है पाठ्यस्मिन की संधि क्या उदाहरण है, यानी जब आप पाठ्यस्मिन का संधि करते हैं तो वो कौन सा संधि है। तो दोस्तों आपके सामने संधि दिख रहे होंगे और जल्दी से आप लोग बताने प्रेस कीजिएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि 63 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व रूप संधि। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न 64 नंबर पर। 64 नंबर प्रश्न दोस्तों बोला गया है अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए कि अस्मद सर्वनाम शब्द का जो षष्ठी विभक्ति वो क्या होता है। ठीक है, तो बिना देर किए दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि आपका 64 का जो राइट आंसर है उसको बताने प्रयास करता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपने सही आपके इनका उत्तर दिया है कि नहीं दिया है। अगर मिस्टेक से मैं भी किसी क्वेश्चन का गलत अगर ऑप्शन बताता हूँ दोस्तों का, आप लोग प्लीज उस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि 64 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 65 पर। 65 नंबर में बोला है प्रतिदिनम का विग्रह करें, यानी प्रतिदिनम का जब आप समास विग्रह करते हैं तो कुछ किस प्रकार से टूटते हैं आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, आप इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा उसको आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि प्रतिदिनम का जब आप लोग विग्रह करते हैं तो इसका जो विग्रह है दोस्तों वो आता है आपका दिनम दिनम प्रति से, मतलब एक एक दिन से। ठीक है, हर दिन से, इसका मतलब होता है हर दिन यानी एक एक दिन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 66 पर। 66 नंबर प्रश्न बोला गया है यहाँ पर कि किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है। तो आप लोग जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि 66 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा। किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री जो प्रत्यय है वो कौन है, आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है उसे आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किशोरी पद में जो प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है वो है दोस्तों आपका डीप प्रत्यय है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 66 का जो ऑप्शन नंबर बी है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा, तो डीप। अब चलते हैं हम लोग 67 नंबर प्रश्न पर। 67 नंबर प्रश्न में बोला है चर किस लकार का रूप है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि 67 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों डी। तो ऑप्शन नंबर डी को ही क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यही क्या है दोस्तों, आपका लकार क्या होता है, चर का होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 68 नंबर पर। 68 नंबर प्रश्न में बोला गया है धात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा उसे आप लोग क्या कीजिएगा, सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा और जल्दी से बताइएगा कि आपका जो राइट आंसर होगा 68 नंबर का वो कौन सा होगा। तो दोस्तों जो धात्री शब्द का जो प्रथमा जो विभक्ति होता है दोस्तों वो होता है दाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है, दाता दिया गया है। 69 नंबर प्रश्न बोला गया दोस्तों क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। आपके सामने मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ और जल्दी से बताइए कि आपका 69 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। ठीक है, अगर आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं फिर से तो दोस्तों आप लोग प्रश्न को देख लीजिए और जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि 69 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। तो मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तों कि जो क्रिया का जो साक्षात संबंध होता है वो होता है दोस्तों कारक के साथ में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 70 नंबर पर। 70 नंबर प्रश्न में बोला गया है ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। जल्दी दोस्तों आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। दोस्तों मैं बिना देर किए आप लोग बताने का प्रयास करता हूँ कि 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदर्श।
और 10वीं क्या होगा दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न बोला गया है सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, सूर्या। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे और आपके सामने आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे, बस आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं बिना देर किए आप लोग बताने प्रयास करता हूं कि चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। आप लोगों ने अगर सही उत्तर दिया है तो आप लोग उसको मिलाइएगा, अगर सही होता ठीक है, और नहीं होगा तो आप लोग उसको रिमेंबर कर लीजिएगा। तो 71 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टाप प्रत्यय। अगर आप सूर्य में टाप को जोड़ते हैं तो बनता है सूर्य। जिस प्रकार से अगर आप लोग लेखक में टाप को जोड़िएगा तो बनता है लेखिका, उसी प्रकार से सूर्य में टाप प्रत्यय जोड़ने में बनता है सूर्य। इसलिए 71 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाप। अब चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पर। 72 नंबर प्रश्न बोला गया है करण कारक विधायक सूत्र में निम्न में कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चार ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा उसको आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि करण कारक विधायक सूत्र में जो आपका सूत्र लगता है दोस्तों वो लगता है साधकतम करणम। इसे दोस्तों 72 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न पर। 73 नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि संधि में विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि ऐसा कौन सा संधि है जिसके विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों जो विकार उत्पन्न होगा विसर्ग में वो विसर्ग संधि में उत्पन्न होगा। तो आपके चारों ऑप्शन में से जहां पर आपको विसर्ग संधि दिखाई दे रहे हैं उसको आप लोग क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न बोला गया है वृथा अव्यय का अर्थ है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि वृथा अव्यय का जो अर्थ है वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं और इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग बता देता हूं कि 74 में जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। सही होगा तो आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, सही मार लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 74 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों बी, क्योंकि वृथा का जो अव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है बेकार। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 74 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न पर। 75 नंबर प्रश्न में बोला गया है खिलंत्रम में कौन सा समास है। दोस्तों आपका जो कुछ समास है आपका ऑप्शन में दिख रहे होंगे और जल्दी से आप लोग बताने प्रयास कीजिएगा कि खिलंत्रम में कौन सा आपका समास होगा। ठीक है, खिलंत्रम का मतलब होता है खेल में मग्न, यानी खेल में क्या हुआ है वो लगा हुआ हो। तो दोस्तों खेल में मग्न था, खेल में मग्न मतलब यहाँ पर दोस्तों ये जो समास है वो दोस्तों आ रहा है आपका तत्पुरुष, यानी कि आपका सप्तमी तत्पुरुष है। तो सप्तमी, क्योंकि आपका सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, में आता है या फिर पर आता है, इसलिए हम लोग 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही तत्पुरुष दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपके प्रश्न 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। 76वां प्रश्न बोला है धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद निम्न में कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन चार्ट दिख रहे होंगे और इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग जल्दी से बताने प्रयास कीजिएगा कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देख लीजिए 76 नंबर का और बताइए कि 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मार्थ कामा। धर्मार्थ कामा ही क्या होगा, आपके 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 77वां प्रश्न बोला गया है अपवर्ग्य तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है। अगर आप लोगों ने संस्कृत में कारण पढ़ा होगा तो आप लोग बढ़िया से बता सकते हैं कि आपका जो अपवर्ग्य तृतीय जो सूत्र है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपवर्ग्य तृतीय सूत्र का जो उदाहरण है आपका ऑप्शन में दिए जा रहे हैं और आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि 77 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेन मासेन व्याकरणम पठितम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 78 नंबर पर। 78 नंबर में बोला गया है नमा के योग में कौन सी विभक्ति होगी। दोस्तों नमा के योग में जो विभक्ति जुड़ने वाली है वो कौन सी जुड़ने वाली है, उसी का आप लोगों को नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, बस आप लोग जल्दी से बताइए कि 78 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि 78 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट दोस्तों कर लेते हैं। 79 नंबर प्रश्न में दोस्तों बोला गया है अंशु प्लस मतुप से कौन सा शब्द बनेगा। आपके सामने ऑप्शन जो है दोस्तों दिए जा रहे हैं और जल्दी से आप लोग इसका संधि करके बताइए कि जब हम लोग अंशु में मतुप को जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनकर निकलेगा। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अंशुमान। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं आपके इस वीडियो का सबसे लास्ट 80 नंबर प्रश्न पर। तो 80 नंबर प्रश्न में दोस्तों आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो 80 नंबर प्रश्न है वो क्या है। तो 80 नंबर प्रश्न दोस्तों बोला गया है नैया समास का पहला पद होता है। तो दोस्तों आप लोग बताना है कि जो नैया समास है उसका पहला पद क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपकी वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसको बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। सोच समझकर अच्छे से आप लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि 80 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नकारात्मक। ठीक है, नैया समास का जो पहला पद होता है वो होता है नकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए संस्कृत विषय से संबंधित कुल 80 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर दोस्तों मैं आया हूं, जिसमें से दोस्तों आपके ऊपर से सीरीज से दोस्तों क्रमानुसार 1 से लेकर 50 तक आपकी किताब की क्वेश्चन थे, जिसमें दोस्तों पद और गद्य दोनों शामिल थे। और आपके 51 से लेकर आपके 80 तक के कुल जितने प्रश्न थे वो आपके व्याकरण से संबंधित थे। और ये सारे जो व्याकरण दोस्तों वो आपकी किताब से लिए गए हैं और उधर बुक किसी से भी लिए नहीं गए हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड में आने वाले संस्कृत विषय के लिए काफी आपके दोस्तों सरलता प्रदान करेंगे, काफी आप लोग के लिए उपयोगी होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो में दिए गए सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो दोस्तों तब तक बने रहिए मेरे इस वीडियो तक। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।